जरा सोचिए, एक कंपनी जो मसालों का व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप की मालिक बन बैठी। आखिर ये हुआ कैसे? ये कहानी है कुछ बहुत ही एम्बिशियस और कह सकते हैं क्रूर गवर्नर जनरलों की, जिन्होंने शतरंज की बिसात पर भारत को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। तो चलिए आज खोलते हैं इतिहास के इसी दिलचस्प पन्ने को। तो बात है 18वीं सदी के भारत की। इसे सोने की चिड़िया तो कहते थे, लेकिन इसके दावेदार भी बहुत थे। एक तरफ मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी, तो दूसरी तरफ मराठे एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे। दक्षिण में मैसूर के सुल्तान थे और बंगाल का नवाब तो अपनी दौलत के लिए मशहूर था ही। मतलब ये एक ऐसा मैदान था जहां हर कोई दूसरे को मात देने की फिराक में लगा हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि व्यापारी से शासक बनने का ये जो एक तरह से असंभव सा लगने वाला सफर था, वो तय हो गया। इसका जवाब छिपा है उन लोगों के किरदारों में जिन्हें गवर्नर जनरल कहा गया, और उनकी चालाकी, उनकी क्रूरता और उनकी दूर की सोच में। और इस पूरी कहानी का जो पहला और सबसे अहम किरदार है, वो है रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी का एक मामूली सा क्लर्क जो सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि ताकत का भूखा था, और उसी ने साम्राज्य की पहली ईंट रखी। क्लाइव ने क्या किया? उसने प्लासी के लड़ाई में धोखे से बंगाल के नवाब को हरा दिया। इसके बाद उसने इलाहाबाद की संधि करवाई, जिसके जरिए कंपनी को मिले दीवानी अधिकार। इसका मतलब अब बंगाल से टैक्स वसूलने का हक कंपनी का था। फिर उसने एक और चालाक व्यवस्था बनाई, जिसे कहते हैं द्वैध शासन। मतलब पैसा तो कंपनी वसूलेगी, लेकिन कानून व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी नवाब की। ये तो एक तरह की खुली लूट थी। तो क्लाइव ने कंपनी को अमीर तो बना दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बंगाल को अराजकता और भ्रष्टाचार में धकेल दिया। अब इस पूरी बिखरी हुई व्यवस्था को संभालने और इसे एक असली सरकार की शक्ल देने का मुश्किल काम मिला भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को। गवर्नर जनरल बनते ही हेस्टिंग्स ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने क्लाइव के दोहरे शासन को खत्म किया। टैक्स वसूली के लिए एक सिस्टम बनाया, एक रेवेन्यू बोर्ड, और न्याय के लिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। लेकिन हेस्टिंग्स सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, वो एक योद्धा भी था। उसी के दौर में कंपनी ने मराठों और मैसूर से जबरदस्त युद्ध लड़े। हेस्टिंग्स ने एक बार कहा था, मुझे भारत से थोड़ा प्यार है लेकिन इंग्लैंड से ज्यादा, और शायद यही उसकी असलियत थी। उसने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, पर उस पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे कि जब वो इंग्लैंड वापस लौटा तो उस पर महाभियोग का मुकदमा चला, जो सालों तक चलता रहा। हेस्टिंग्स के बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका काम भारत में ब्रिटिश राज की नींव को इतना मजबूत करना था कि उसे कोई हिला न सके। कह सकते हैं कि उन्होंने ही उस स्टील फ्रेम यानी फौलादी ढांचे का निर्माण किया जिस पर यह पूरा साम्राज्य सदियों तक टिका रहा। कॉर्नवालिस ने भारत पर शासन करने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया। उसने सिविल सर्विस की शुरुआत की ताकि पढ़े लिखे अंग्रेज अधिकारी यहां पर ठीक से काम कर सकें। एक मॉडर्न पुलिस बल बनाया और कानूनों को कॉर्नवालिस कोर्ट के नाम से किताब में लिखवाया। और सबसे विवादास्पद, उसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और किसानों की हालत और भी ज्यादा बदतर कर दी। और एक दिलचस्प बात यह है कि कॉर्नवालिस इकलौता ऐसा ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिसे यहीं भारत में गाजीपुर में दफनाया गया। खैर, कॉर्नवालिस के बाद आए सर जॉन शोर, और उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि भाई कंपनी भारतीय राज्यों के आपसी झगड़ों में दखल नहीं देगी। लेकिन साम्राज्य की भूख ऐसी थी कि ये शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। और फिर मंच पर आया लॉर्ड वेलेस्ली। उसे हर तरफ खतरा नजर आ रहा था, खासकर फ्रांस के नेपोलियन से। उसका एक ही मकसद था, भारत में ब्रिटिश सत्ता को सबसे ऊपर स्थापित करना, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वेलेस्ली ये बात अच्छी तरह जानता था कि हर बार जंग जीतना महंगा सौदा है, इसलिए उसने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें भारतीय शासक बिना लड़े ही फंसते चले गए। इस जाल को कहा गया सहायक संधि। ये एक मीठे जहर जैसा था। अंग्रेज भारतीय शासकों से कहते थे, देखो हम आपकी रक्षा करेंगे, बस आप अपनी सेना हटा दो और हमारी सेना का सारा खर्च उठाओ, और हाँ, आप किसी और से दोस्ती भी नहीं कर सकते। नतीजा, राजा अपनी ही रियासत में अंग्रेजों का कैदी बनकर रह जाता था। और जो इस संधि को नहीं मानता था, उसका हश्र होता था टीपू सुल्तान जैसा। मैसूर का ये शेर अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुका। 1799 में वो अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए बड़ी बहादुरी से लड़ा और मारा गया, और टीपू की मौत के साथ ही दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा कांटा भी निकल गया। अब कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ। उसका एक ही काम था,
बचे कुचे विरोध को कुचलना और कंपनी को हिंदुस्तान की एकमात्र महाशक्ति बनाना। हेस्टिंग्स ने एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़ी। उसने पिंडारियों का सफाया किया, नेपाल के गोरखाओं को हराया और फिर उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत थी मराठों के खिलाफ। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में उसने मराठा साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और मराठों की हार के साथ ही भारत में सत्ता का खेल भी खत्म हो गया। अब कोई ऐसी ताकत नहीं बची थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दे सके। अब वे ही भारत की सर्वोच्च शक्ति यानी पैरामाउंट पावर थे। तो क्लाइव के धोखे से शुरू होकर हेस्टिंग्स की आखिरी जीत तक ये कहानी है कि कैसे व्यापारियों ने तलवार, कूटनीति और कानून के दम पर नवाबों, सुल्तानों और मराठों को हराकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या यह सब एक बड़ी सोची समझी साजिश थी, एक मास्टर प्लान था, या फिर बस कुछ लालची और चालाक लोगों के मौके पर चौका मारने का नतीजा था? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए।